केस लेके चल रहा हूं, मान लो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, ये कोविड-19 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं रिलेट करने के लिए, इसको किसी भी केस से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि ना इंडिया ज्यादा मेडिकल सर्विसेज इंपोर्ट करने लग गया, ठीक है। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, इंडिया ज्यादा मेडिकल सर्विसेज फॉरेन के देशों से मतलब यूएस से इंपोर्ट करने लग गया, क्योंकि यहाँ पे मान लेते कि मशीन्स कम थी, हॉस्पिटल सर्विसेज कम थी, डॉक्टर्स भी जो थे कंपैरेटिवली कम थे, तो ओवरऑल हम ये मान रहे हैं मेडिसिन कम थी, जो भी मतलब मानो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, इंडिया ज्यादा मेडिकल सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है। तो ड्यू टू कोविड-19 इंपोर्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है वो बढ़ गए, ठीक है। अगेन स्टूडेंट मैं अभी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सिंस द ओनली ट्रेडिंग पार्टनर इज यूएसए, हमारे पास केवल यूएसए ही क्या है, एक ट्रेडिंग पार्टनर है, समझ में आती है बात, ठीक है। तो इंपोर्ट जो है मेडिकल सर्विसेज का बढ़ गया, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट था वो कितना था, वो था $1 इक्वल टू ₹70, ये हमारा एक्सचेंज रेट था, ठीक है। ये डिटरमिनेशन से ये हमारे पास एक्सचेंज रेट आया था, ठीक है। स्टूडेंट्स जब इंपोर्ट मेडिकल सर्विसेज का बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंपोर्ट किस चीज को डिटरमिन करता है, डिमांड को, सप्लाई को। इंपोर्ट सर डिटरमिन करता है आपके डिमांड को, आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, तो जब आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपका डिमांड जो है, जो आपका डिमांड है यूएस डॉलर के लिए, वो क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज से क्या होगा, डिमांड पर विल शिफ्ट राइटवर्ड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तो हमने कहा ठीक है इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया D1 पे, ठीक है। स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से समझनी है बात, बिल्कुल ध्यान से, मतलब जो डिमांड थी वो भी ER थी, सप्लाई भी ER थी, यही था, डिमांड भी ER थी और जो सप्लाई थी वो भी कितनी थी, ER थी। बट नाउ द डिमांड हैज इंक्रीज्ड टू से EA, जो डिमांड है वो EA अमाउंट से बढ़ गया, सप्लाई स्टिल द सेम, सप्लाई जो है अभी भी कितनी है, ER ही है, बट जो डिमांड है वो EA अमाउंट से बढ़ गया। स्टूडेंट्स एक बात प्लीज सोचने की कोशिश करो, ठीक है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बार बार जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से मैं यही बता रहा हूं कि जब चीजें डिमांड ज्यादा करोगे तो चीजें महंगी हो जाती है। देखो आप समझो, मैं कहता हूं बिफोर इंपोर्ट, ठीक है, बिफोर इंपोर्ट से पहले क्या था सर, इंपोर्ट से पहले आपका डिमांड था ER, सप्लाई था ER, ठीक है भाई। मार्केट फोर्सेस तो यही होते हैं कि सेल्फ एडजस्टमेंट फैक्टर पे काम करते हैं, मार्केट फोर्सेस सेल्फ एडजस्टमेंट फैक्टर पे काम करते हैं, तो दोनों ने अपने आप को इक्विलिब्रियम पे स्टेबल कर रखा था ER पे। अब आपने कोई भी एक शॉक दिया, आपने कोई भी एक एक्सटर्नल एक्शन लिया, उस एक्सटर्नल एक्शन से कुछ तो इंपैक्ट होना ही था। तो आफ्टर इंपोर्ट अगर हम देखें तो आफ्टर इंपोर्ट्स क्या होगा सर, आफ्टर इंपोर्ट्स जो डिमांड है वो अब कितनी हो गई है, वो हो गई है RA, यहां तक एक्स्ट्रा खींचिए डिमांड, तो RA, बट सप्लाई इज स्टिल कांस्टेंट एट RE, ठीक है। आपने इंपोर्ट कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट करके या किसी भी और तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया, ठीक है, कि आपके देश में डॉलर और क्या हो जाए, ज्यादा आ भी जाए, बस आप चाह रहे हो, उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे डिमांड है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, किससे, एज कंपेरिजन टू सप्लाई। तो मैंने ये लिखा द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इन दिस केस कितनी ज्यादा है, बाय EA, डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा है बाय EA। अब स्टूडेंट दिस विल फोर्स व्हाट, रेट ऑफ एक्सचेंज,
टू राइज, क्योंकि वो कहेगा भैया डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रेट को बढ़ा दो। नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई, जब आप किसी भी कमोडिटी को ज्यादा खरीदने जाओगे, मास्क एंड सैनिटाइजर ज्यादा खरीदने लगे थे, प्राइसेस बढ़ गए थे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है स्टूडेंट, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है कौन सा चल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? नॉमिनल। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा कौन सा है? नॉमिनल है। यहाँ पे किसी भी गुड्स की बात नहीं कर रहे। तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। स्टूडेंट रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने की वजह से होगा क्या? रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने की वजह से, रेट ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्राइस। रेट ऑफ एक्सचेंज हम बोल रहे हैं लेकिन है क्या? प्राइस। मैं भी गुड्स को लेने जाता हूं तो किस रेट पे एक्सचेंज करता हूं कि भाई मेरी मनी ले, बदले में तो मुझे वॉच दे, वही रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्राइस। तो प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों एक साथ काम करेंगे स्टूडेंट्स। जब प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एक साथ काम करेंगे। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। प्राइस बढ़ते हैं डिमांड क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। होपफुली आई एम हैविंग द लिबर्टी दैट यू हैव स्टडीड योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन डिटेल। इफ नॉट सो देन प्लीज रिवाइज, क्योंकि रिवाइज कर लोगे तो ये चीजें सेकंड्स में समझ में आएंगी। और प्राइस बढ़ा है तो लॉ ऑफ सप्लाई तो क्या होनी चाहिए? एक्सपैंड एज इट इज इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो डायरेक्ट होता है तो वो एक्सपैंड होगा। सर यहां तक की बात भी समझ में आ जाती है। तो डिमांड जो था यहां था ना, यहां से इसमें हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्शन इज एन अपवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्शन एक अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो यहां से आपका डिमांड अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा और यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और सप्लाई तो यहीं पे था अभी तक, सप्लाई वहां से एक्सपैंड करेगा। सप्लाई भी अपवर्ड मूवमेंट होती है, तो सप्लाई भी यहां से अपवर्ड मूव करना शुरू करेगी और यहां तक पहुंच जाएगी। सो दिस इज ई स्टार और E1 जो भी आप कहना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। ये क्या आ गया? एक नया इक्विलिब्रियम जहां पे करेंसी कितनी ट्रेड की जा रही है? से OX1 और जो रेट है ऑफ एक्सचेंज इज नाउ OR1। करेंसी कितनी एक्सचेंज की जा रही है? OX1 और जो रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है OR1। तो स्टूडेंट ये हमें क्या बताता है? ये हमें सिंपली एक बात, इस बात को बताता है कि आपकी करेंसी, आपकी जो करेंसी है वो बढ़ गई है ना। ये हमें क्या बताता है? ये हमें सिंपली एक बात बताता है कि जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बढ़ गया है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कोर्स आप डिमांड ज्यादा करें तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जैसे पहले जो डॉलर था वो 70 का था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम राइटिंग द कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? ये आया है कि नाउ $1 इज अप्रोक्सीमेटली एट ₹73। ठीक है, अब ये जस्ट मेरा एग्जांपल है कि पहले मैंने माना था कि जो $1 है वो कितने का था? 70 का। जस्ट मैं एग्जांपल मान रहा हूं कि $1 कितने का हो गया है? 73 का। मींस to buy same amount of currency, to buy same amount of dollar, now we have to forgo more domestic currency, right? सेम डॉलर को बाय करने के लिए वी नीड टू फॉरगो मोर इंडियन करेंसी। मतलब होता क्या है? जब इसका मतलब है वो चीज महंगी हो रही है। चीजें महंगी होने का मतलब है आपकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब जो आपके पास जो भी चीज है उसकी बाय करने की कैपेसिटी कम हो गई। क्योंकि पहले आप एक टॉफी ₹1 की लेके आए थे, अब वही टॉफी आपको क्या कर रही है? आपको ₹2 की मिल रही है। मतलब आपकी ₹1 की परचेजिंग पावर क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि अब ₹1 में कोई सेम चीज नहीं बाय कर पा रहा। तो स्टूडेंट्स जब आपको सेम चीज को बाय करने के लिए ज्यादा एक्सचेंज करना पड़ता है, जब आपको सेम यूनिट को बाय करने के लिए ज्यादा एक्सचेंज करना पड़ता है, सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर कैसे? डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम होना।
स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आपकी वैल्यू कम हुई है, पहले 70 था, ठीक है, पहले आप कितने एक्सचेंज कर रहे थे, 70 एक्सचेंज कर रहे थे, अब आपकी वैल्यू कम हो गई, इसीलिए सेम चीज को बाय करने के लिए 73 देना पड़ रहा है, तो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। जब आप सेम चीज को बाय करने के लिए मोर नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो क्या करनी पड़ रही है, यू नीड टू फॉरगो मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, सो दिस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑफ योर डोमेस्टिक करेंसी। इस केस में ये है डेप्रिसिएशन ऑफ, क्या मैं यहां पे लिख देता हूं बाद में कंफ्यूजन ना हो, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नाउ इंडियन रूपी इज शोइंग अ डेप्रिसिएशन, or you can say what, or you can say appreciation of फॉरेन करेंसी, है ना। अगर आप डेप्रिशिएट हो रहे हो तो सामने वाली करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बार बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर $1.70 का था 73 का हो गया तो हम बढ़ गए, हम नहीं बढ़े हैं, वो बढ़े हैं, क्योंकि उनको उसी चीज के लिए ज्यादा मिल रहा है। तो बड़े कौन, वो ना, तो वो बड़े मतलब आप घटे मतलब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, वो बड़े मतलब उनकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है इंडियन रेफरेंस में याद रखना है। आप यूएसए यूके में तो रह नहीं रहे, ठीक है, यूएसए यूके में रहते तो उनके रेफरेंस में देख रहे होते, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखते हैं और यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ जिस भी करेंसी की आप बात कर रहे हो। यहाँ मान रहे सिंस यूएसए इज द ओनली ट्रेडिंग पार्टनर, सो वी आर टेकिंग द वेरिएबल रेट ऑफ एक्सचेंज एज यूएस डॉलर, कि कितना यूएस डॉलर के लिए हमें एक्सचेंज आईएनआर अपने करने पड़ेंगे। यहाँ पे रेट क्या है, रेट है आईएनआर, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फॉरेक्स क्या है, यूएस डॉलर। मैं ये भी लिख ही देता हूँ वरना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। हम यहाँ पे यूएस डॉलर की क्वांटिटी दे रहे हैं और रेट मतलब हम कितना उसके लिए आईएनआर दे रहे हैं। तो आईएनआर जब बढ़ जाएगा, ज्यादा देना पड़ेगा उस क्वांटिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा, तब आपके पास हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई, चलो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का। अब स्टूडेंट्स एक केस और लेके देखते हैं। मान लो, समझने की कोशिश करना मेरी बात ध्यान से, कि ये एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस यहां पे आ गई क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी और यहां पे आ गया रेट, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा केस हो गया। चलो अब इसमें स्टूडेंट जरा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं अगेन कि डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एक्सचेंज रेट OX, सॉरी एक्सचेंज रेट OR, करेंसी क्वांटिटी OX, ठीक है। अब कोविड का एग्जांपल दिया था ना, तो कोविड का एग्जांपल लेते हैं। अब सुन, आपको शायद एक बात अच्छे से पता होगा, कोविड-19 के अंदर काफी सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स को और चाइना कंट्री को क्रिटिसाइज किया गया और उनको बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट किया ऑन द बेसिस ऑफ के मे बी वो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस सारी सिचुएशंस के, तो इसलिए बाकी कोई भी देश अब उनसे ट्रेड करना नहीं चाहता। तो बहुत सारे देशों ने चाइना के साथ अपनी जितनी भी ट्रेड पॉलिसी थी उसको क्या कर दिया, बिल्कुल इमीडिएटली बंद कर दिया, इमीडिएटली उसको बना कर दिया कि हम आपके साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करना चाहते आपकी इन प्रैक्टिसेस की वजह से, ठीक है। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ स्टूडेंट, वो कौन सी कंट्री को, वो इंडिया को, क्योंकि अगर चाइना के बाद कोई लेबर एबंडेंस कंट्री है तो वो इंडिया है, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं चाइना की कंपेरेटिवली बात भी करूं तो इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो तो चाइना से वैसे भी ज्यादा है। तो लोगों को एक जो अच्छी डेस्टिनेशन दिखी वो कौन सी दिखी, इंडिया। सो ये मैं मान लेता हूं यूएस को खासकर, तो क्योंकि यूएस ट्रेडिंग पार्टनर है, तो मान लेता हूं कि भाई अब यूएसए ने कहा कि भाई कोविड-19 के बाद या कोविड-19 के अब सिचुएशन हैंडल हो गई है, अब सारी हमारी इन्वेस्टमेंट जो पहले ऑलरेडी चाइना में थी वो कहां आ जाएंगी, वो इंडिया में आ जाएंगी। सो इसका मतलब है कोविड-19 की वजह से इंडिया में फॉरेन से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। सो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ये तो मैं एक फैक्टर लेके चल रहा हूं कि एग्जाम में क्या पता कौन सा फैक्टर मिल जाए। तो ड्यू टू कोविड-19 फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं
वो हमारे देश में बढ़ गई। इनफैक्ट आपको पता भी होगा कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत सारी जो दवाइयां थी वो क्या करी थी, वो यूएस में एक्सपोर्ट की थी, राइट। आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत सारी जो दवाइयां बाहर के देशों में क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, ठीक है, और खासकर यूएसए में एक्सपोर्ट करी है। तो इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इंडिया ने बहुत सारी दवाइयां बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करी है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, ठीक है। और खासकर यूएसए को तो हमने बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट की, तो इन एक्सपोर्ट की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर बहुत सारा यूएस डॉलर आ जाएगा। यही होगा, इंडिया के अंदर बहुत सारा क्या आ जाएगा, यूएस डॉलर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन दिस केस, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जिसकी वजह से यूएस डॉलर जो है वो देश में ज्यादा आएगा। पहले वाले केस के चलते हैं कि जो हमारा $1 है वो कितने का है, वो है 70 रुपीज का। जो हमारा $1 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर इससे ज्यादा से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, इससे बहुत सिंपल सी बात है, आप समझो सप्लाई जो है शिफ्ट हो जाएगी, है ना। अब देश में ज्यादा पैसा आ रहा है, सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई राइट ओवर शिफ्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स क्या होगा इसके अंदर, सप्लाई जो होगा हाँ जी, तो सप्लाई क्या करेगी स्टूडेंट, सप्लाई आपकी राइट ओवर शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये पॉइंट हमारे पास था ई, एक्सचेंज रेट, ठीक है। सप्लाई हमारा ये बढ़ गया और ये आ गया यहां तक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस बात पे आपको जो समझना है ध्यान से वो क्या है, उस चीज को देखो, प्लीज ध्यान से समझना। सप्लाई बढ़ गया, अब सेम वही दो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, बिफोर कोविड या बिफोर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान लो, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेंगे, वही लेते हैं, बिफोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिफोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या था, बिफोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका जो डिमांड था कितना था, ER और RE, सप्लाई कितना था, सप्लाई में ER और कितना था, RE, यही था। दोनों की चीजें क्या थी, सेम थी। चलो अगर दोनों चीजें सेम थी तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कितना आ गया था, E आ गया था। बट आफ्टर अगर हम बात करें, आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या हुआ, आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो स्टूडेंट्स आपके डिमांड है दैट इज कांस्टेंट एट ER। डिमांड हमें किसी गुड की जरूरत पड़ी तो हमें डिमांड की नहीं, लेकिन क्योंकि वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गई तो हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई है, सप्लाई बढ़ गई हमारी और हो गई ए। सप्लाई ज्यादा है डिमांड से बाय हाउ मच, बाय EA। स्टूडेंट्स अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है, अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में, ठीक है, आपकी जो करेंसी का रेट है वो क्या होता है। स्टूडेंट सोच के देखो, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो करेंसी क्या होनी चाहिए, तुम बेच ज्यादा रहे हो। कोविड की उल्टी सिचुएशन शुरू हुआ था तब मास्क सैनिटाइजर बहुत महंगे होते, ज्यादा लोगों ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, मास्क सैनिटाइजर के प्राइसेस कम हो गए। अगर सप्लाई ज्यादा, इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएंगे, कम। और हमने पढ़ा था सर रेट ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्राइस, रेट ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट प्राइस, है ना, यही पढ़ा ना, याद है, ठीक है। अब स्टूडेंट अब आप देखो क्या होगा इसके अंदर, सोच के देखो, वही आपका नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई करके देखो। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएंगे सर, कम हो जाएंगे। सर रेट ऑफ एक्सचेंज कम होंगे मतलब प्राइस कम होंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड और फिर लॉ ऑफ सप्लाई दोनों क्या होंगे, एक्टिवेट। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई एक्टिवेट होगा, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, एक्सपैंड, और रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहे हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिमांड क्या होनी चाहिए, एक्सपैंड, सप्लाई क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। यही होगा स्टूडेंट्स, डिमांड क्या होगी, एक्सपैंड, सप्लाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कम हो रहा है तो इनवर्स रिलेशनशिप में है। चलो देखते हैं तो ध्यान से,
डिमांड का है ई पॉइंट पे है सर, डिमांड को एक्सपैंड होना है, तो डिमांड एक्सपैंड कैसे होती है? डाउनवर्ड। तो डिमांड हमारी डाउनवर्ड एक्सपैंड होगी, ये इस तरीके से डाउनवर्ड यहाँ पे आ गई। सप्लाई क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है सर? डाउनवर्ड होती है, तो ये डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहां आ गई। सो नाउ दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया? ये एक नया इक्विलिब्रियम हो गया, जहां पे नया रेट ऑफ एक्सचेंज कितना आया है? OR0, और नई क्वांटिटी ट्रेड कितनी की जा रही है? OX0। मतलब ड्यू टू दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो रेट है वो क्या हो चुके हैं? वो कम हो चुके हैं। मतलब व्हाट वी कैन सिंपली कंक्लूड दैट नाउ $1 equal how much? Is it feasible? Yes, it is. So $1 is equal, say for example, ₹69। अब $1 कितना है स्टूडेंट? अब $1 जो है वो 69 रुपीज का है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा सोच के देखो। स्टूडेंट $1 कितना हो गया? 69 का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो स्टूडेंट्स हम इसे क्या कंक्लूड करेंगे? इसे हम कंक्लूड करेंगे, कौन सा सही रहेगा? वाइट ही ले लेते हैं, चलो। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अब सेम चीज के लिए कम देना पड़ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू बढ़ गई है। सेम चीज के लिए कम देना पड़ रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ गई है। सो दिस इज नथिंग बट एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और उन लोगों को कम मिल रहा है, मतलब उनकी वैल्यू कम होगी बेचारों की। तो मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन, उनकी करेंसी का डेप्रिसिएशन। सो स्टूडेंट दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। होपफुली आपको पूरा का पूरा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है।